हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टीचर्स जोन पे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी है अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो भी कुछ दिनों में होने वाले हैं। और अभी देखते हैं कि 12-14 दिसंबर के आसपास में जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो भी शुरू होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छा करते रहे, लगातार रिवीजन करते रहे चीज़ों का। जो चीज़ें हैं वो बार बार में पढ़ने से याद होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी उस तैयारी में थोड़ा कुछ सहायता है वो हम करें अपनी तरफ से। सो 12th क्लास की जो समकालीन विश्व राजनीति है उसके हमने दो जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिए। इसमें जो पहला जो चैप्टर था दो ध्रुवीयता का अंत, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा अगर देखें तो हमने जो सेकंड चैप्टर था जो समकालीन, जो एक तरह से देखा जाए कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे या समकालीन जो सत्ता के जो शक्तिशाली जो देश थे उनके अमेरिका के विकल्प के रूप में हमने उन देशों के बारे में भी पढ़ा। अब जो अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, वो है समकालीन विश्व, समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें मुख्य रूप से जो देश विदेश की जो जितनी भी विदेश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो घटनाक्रम था वो हमने दो शुरुआती जो चैप्टर थे उनमें पढ़े थे। अब हमारा जो ध्यान है वो एशिया के अंदर जो भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है उन पे होगा। ये जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें जो राजनीति है वो किस तरीके की राजनीति है, तो इसलिए हम मुख्य रूप से हमारा जो ध्यान जो अध्ययन का विषय रहेगा वो दक्षिण एशिया का रहेगा। तो हम अपने जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। उसमें देखेंगे कि इस अध्याय में हम समकालीन दक्षिण एशिया का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 7 महत्वपूर्ण देश शामिल होते हैं। तो दक्षिण एशिया के अंदर जो देश शामिल होते हैं वो 7 देश शामिल होते हैं। साथ ही इन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था को भी जानेंगे और आपसी जो संबंध है जो जितने भी आसपास के, जिसमें पाकिस्तान आता है। उसके अलावा अगर देखा जाए जैसे देश था, आपको देखो एक मानचित्र उसमें दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो इस देश में शामिल है, इस जो मानचित्र में इसमें जो शामिल देश है तो भारत हो गया। भारत के पास के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा नेपाल है, भूटान है, और भूटान के अगर अलावा देखा जाए पास के अंदर ये है बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अलावा ये श्रीलंका है और श्रीलंका है, और एक जो कुछ देश है वो एक मालदीव है। ये 6 और ये 7। इस तरीके से जो 7 देश है ये मिलकर जो एक साथ में अगर बोला जाता है इन 7 देशों को तो एक तरह से कहा जाता है कि दक्षिण एशिया के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो देश है वो एशिया महाद्वीप के जस्ट दक्षिण में पड़ते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो एशिया महाद्वीप का उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो देश है वो मुख्य रूप से इस साइड में पड़ते हैं। इसमें हमने देखा था कि शुरुआत में जो दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, जिसमें आसियान के बारे में हमने पढ़ा था, तो आसियान के जो देश है वो दक्षिण पूर्वी साइड में है, और जो भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है वो दक्षिण एशिया के अंदर शामिल होते हैं। इसलिए इस जो ये जो क्षेत्र है वो एशिया के दक्षिण में है, इस वजह से दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें जो देश शामिल है वो साउथ एशिया के अंदर जो जो देश शामिल होते हैं, तो दक्षिण एशिया के देशों का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 7 देश शामिल होते हैं। तो हमें तो याद रखना है कि जो दक्षिण एशिया है उसमें जो देश शामिल होते हैं वो 7 देश शामिल होते हैं, जिसमें भारत है, भारत के पास में जो पड़ोसी है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है और भूटान है। इस तरीके से इन देशों को मिलाकर 7 देश का निर्माण होता है। अब अगर आगे देखा जाए तो इसमें जो कुछ हिस्सा है उसमें जो अफगानिस्तान का है उसे भी शामिल करते हैं कुछ से। म्यांमार का जो हिस्सा है कुछ हिस्सा वो दक्षिण एशिया के अंदर पड़ता है, म्यांमार का वाला हिस्सा और मालदीव वाला। तो दक्षिण एशिया का क्षेत्र बहुत से प्रकार से अलग अलग रखता है, अपने जो अनूठी पहचान रखता है। इसमें दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें भाषाई आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है। इस क्षेत्र से संबंधित जो चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी रखा जाता है। अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें थोड़ा कुछ हिस्सा है जो म्यांमार और अफगानिस्तान के बारे में, इनकी भी जो आपसी जो रिलेशन है भारत के साथ में उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता इस प्रकार की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एशिया जो ये पूरा अगर भारत के ऊपर देखा जाए, इस साइड में अगर देखा जाए तो उत्तर के अंदर हिमालय है, तो इस साइड में हिमालय उत्तर में, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में जो ये जो हिस्सा है इसमें ये जो पूरा हिस्सा है वो हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में भी हिमालय है, ये जो इस साइड से जो है वो हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और इस साइड में अगर देखा जाए पश्चिम में अगर देखा जाए तो इसमें है अरब सागर है, और पूर्वी साइड के अंदर देखा जाए तो इसमें
बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से ये जो क्षेत्र है चारों तरफ से अगर देखा जाए तो ऊपर से हिमालय से संरक्षित है और दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से इसकी जो भौगोलिक स्थिति हमें देखने को मिलती है कि उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण का हिंद महासागर है और पश्चिम का अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब अगर देखा जाए कि दक्षिण एशिया के देशों की समस्या है वो है इसमें आपसी जो संघर्ष वाला क्षेत्र है ये, क्योंकि इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान है, भारत है, या भारत के अलावा अगर और देखते हैं नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन सभी देशों की आपस में कोई ना कोई विवाद है। तो ये जो क्षेत्र वो संघर्ष वाला क्षेत्र रहा है। एक दूसरे देशों के बीच में कुछ सीमाओं को लेकर विवाद है, जैसे भारत के पास में जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, उसको लेकर विवाद रहता है, चीन के साथ में रहता है। और जो लद्दाख कुछ ऐसा जो लिपुलेख वगैरह है जो उत्तराखंड के आसपास में जो एक रास्ता है जाने का, संकरा जो रास्ता होता है, उसे एक तरह से देखा जाए तो जो नेपाल है उसके साथ में हमारा विवाद है, तो सीमा विवाद है। पाकिस्तान में हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें विवाद देखने को मिलता है सीमाओं को लेकर। तो इसमें जो बॉर्डर एरिया है उनको लेकर विवाद रहता है। नदी जल विवाद है, चाहे वो भारत और नेपाल के बीच में हो, चाहे वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। तो इन नदियों को लेकर भी विवाद रहता है, विरोध संघर्ष रहता है एक दूसरे के बीच में, जातीय संघर्ष रहता है, जैसे श्रीलंका में जातीय संघर्ष पाया जाता है। और कुछ सभी देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में भी है, संवेदनशील इलाका है ये। तो ये इन देशों की मुख्य समस्या ही है। दक्षिण एशिया की अगर पूछा जाए कि जो कुछ समस्या है वो क्या क्या है, तो संघर्ष वाला क्षेत्र है, सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है, विद्रोह संघर्ष है, जातीय संघर्ष है, संवेदनशील इलाका रहा है ये। अगर अगला पॉइंट देखिए कि दक्षिण एशिया के देशों की जो राजनीतिक प्रणाली है, क्योंकि सभी देश उनकी राजनीतिक प्रणाली अलग अलग प्रकार की है। उसमें भारत की जो व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि भारत में 1947 से जब आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1950 से संविधान लागू हुआ, और 1951 से जब पहला जो देश में आम चुनाव हुआ, उससे लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत में एक तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रही है। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है दक्षिण, उसमें भी लोकतांत्रिक सरकार रही है। पाकिस्तान है उसमें सैनिक शासन आया है तो कभी लोकतंत्र है। इसमें जो व्यवस्था है वो बदलती रही है, कभी कभी लोकतंत्र आता है तो कुछ टाइम के लिए सैनिक शासन भी आ जाता है। इस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति कुछ अलग है। उसके अलावा अगर और जो देखा जाए कि अगर देखा जाए तो दोनों जो दक्षिण एशिया के अंदर जितने 7 देश उनमें से अगर देखा जाए तो एक जो देश है भारत और श्रीलंका, उन दोनों देशों में लोकतंत्र रहा है लंबे टाइम तक। लेकिन बाकी जो भी देश है उन देशों में कभी तो लोकतंत्र आया है या कभी सैनिक शासन आया है। और जैसे पाकिस्तान है तो सैनिक शासन आया और लोकतंत्र आया, और बांग्लादेश है तो सैनिक शासन है और लोकतंत्र है। लेकिन नेपाल के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन उससे पहले क्या था, वहाँ पे राजतंत्र था। भूटान में देखा जाए तो राजतंत्र और लोकतंत्र कायम है। मालदीव में देखा जाए तो राजतंत्र और लोकतंत्र है। इस तरीके से इन जो देश है इनमें जो 3, नेपाल, भूटान और मालदीव, इनमें जो व्यवस्था है वो राजतंत्र और लोकतंत्र की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश है उनमें सैनिक शासन और लोकतंत्र रहा है, और भारत और श्रीलंका में सिर्फ लोकतंत्र ही रहा है। इस तरीके से इन देशों की शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बारे में कि सैनिक शासन और लोकतंत्र किस तरीके से वहाँ पे जो लोकतंत्र कायम हुआ, उसके बाद में लोकतंत्र को उखाड़ कर एक तरह से जो सैनिक जो जनरल थे उन्होंने सत्ता है वो अपने हाथ में हथियार ली उस टाइम पे। तो पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद जनरल अयूब खान ने चलाया, लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ा करने पर उन्हें पद छोड़ना पड़ा। क्योंकि हम शुरुआत में देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बना था वो लियाकत अली बना था, लियाकत अली, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सत्ता अपने पास से नहीं रख सका। उसके बाद में जो जनरल अयूब खान है उसने जो सत्ता है अपने पास में हथियार ली थी उस टाइम पे, एक सैनिक तानाशाह था, और उसके बाद में एक जनरल था सेना का, उसने जो सत्ता है उस पर अपना कब्जा कर लिया और अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करा लिया था उस टाइम पे। तो जो एक शुरुआत में अगर देखा जाए तो शासन था वो जनरल अयूब खान के द्वारा संभाला गया था। उसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बाद जनरल यहिया खान ने बागडोर संभाली, क्योंकि यहिया खान जो अयूब खान था उसके बाद में जो अगला जो जनरल बना एक तरह से जो अपने आप को जो सत्ता के पर अधिकार कर लिया था वो था यहिया खान। और बांग्लादेश संकट वाली घटना के साथ में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के निर्माण के समय जो देश का जो उस टाइम पे जो सत्ता थी पाकिस्तान में वो थी जनरल यहिया खान के पास में थी। भारत से युद्ध और पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश से बना था। हम जानते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आगे जाके एक तरह से 1971 में बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में है। उसके बाद पाकिस्तान की बागडोर
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 1971 से 1977 के बीच में संभाली गई थी। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। लेकिन इसमें जो यहिया खान की जो सरकार थी या जनरल अयूब खान की जो सरकार थी वो मुख्य रूप से जनरल या सैनिक शासन था। उसके बाद में कुछ टाइम के लिए एक तरह से देखा जाए तो 1971 से 1977 के बीच में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में क्या बनी, यहाँ पे निर्वाचित सरकार बनी थी। 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। तो ये जिया उल हक वापस, जो सेना का जो अधिकारी था वहाँ पे जनरल था, उसने वापस सत्ता है वो अपने अधीन कर ली थी उस टाइम पे। तो 77 में वापस देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर जो सत्ता से, और जो सत्ता की जो बागडोर है वो जनरल जिया उल हक के पास में आ गई 1977 से। उसके बाद में पाकिस्तान की जो स्थिति उसमें देखते हैं कि 1982 में जनरल जिया उल हक की सरकार को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो जिया उल हक 1977 में जो सत्ता थी अपने पास में ली, लेकिन 1982 में जो कुछ सालों में अगर देखते हैं कि जनता का जो गुस्सा था और लोकतंत्र के जो समर्थक थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था जनरल जिया उल हक की सरकार के खिलाफ में। उसके बाद में जाकर उसे जो पद था वो 1988 तक छोड़ना पड़ा। और 1988 में अगर देखा जाए तो बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकारें बनी। तो एक तो बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 71 से 77 तक, और 77 से अगर देखा जाए तो 77 से जो 88 तक जो था वो जनरल जिया उल हक के पास में थी। और उसके बाद में 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकारें बनी। तो वापस एक लोकतांत्रिक सरकार आई है जिया उल हक, जनरल जिया उल हक के बाद में। और 1999 में अगर देखा जाए तो 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो कारगिल के युद्ध के समय अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की सरकार थी उस टाइम पे पाकिस्तान में। और उसके बाद में जो सेना का जो अधिकारी था या जनरल था परवेज़ मुशर्रफ, उसने जो जनरल नवाज शरीफ थे, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उनको सत्ता से बेदखल कर परवेज़ मुशर्रफ ने जो सत्ता थी वो अपने पक्ष में ले लिया, अपने पास में ले ली और खुद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। और वापस जो पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया और सैनिक शासन कायम हो गया, जो 2008 तक चला। उसके बाद में अगर देखा जाए इसके बाद कुछ समय के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें कार्यरत। अगर पूछा जाए कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जो पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और बेनजीर भुट्टो थे और नवाज शरीफ थे। तो नवाज शरीफ हमने देखा था कि 1999 के आसपास रहे थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो बेनजीर भुट्टो थे, उन्होंने जो सत्ता थी अपने पास में ली थी। देखते हैं तो 1988 के आसपास जो सत्ता थी वो बेनजीर भुट्टो के हाथ में आ गई थी। और 1971 से अगर देखा जाए 1971 से अगर देखा जाए तो 77 तक जो सत्ता थी वो मुख्य रूप से थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जो 1971 से पहले जो जनरल था यहिया खान, उसको जो एक तरह से 1971 में पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था जो बाद में जाके बांग्लादेश बना था, वो हिस्सा गंवाना पड़ा था। उसकी वजह से उसकी सत्ता थी वो चली गई थी। फिर जो सरकार थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी। इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार थी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें बनी। और हमने देखा था जैसे जनरल अयूब खान था, परवेज़ मुशर्रफ है, या फिर उससे पहले अगर यहिया खान था, ये जो जियाउर रहमान था, इस तरीके से ये जो कुछ थे वो सेना के जो प्रमुख अधिकारी थे, जनरल थे, टॉप रैंक के अधिकारी, उन्होंने जो शासन था वो अपने अंडर में ले लिया था और अपने आप को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था। 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार पूरी तरह से बहाल हुई। तो 2013 में जो नवाज शरीफ की जो सरकार थी जो 1999 में था, उसकी वापस सरकार बनी, पाकिस्तान में वापस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बहाल हुई। और 2017 में नवाज शरीफ को वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए और पद से हटाते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसके बाद में देखा जाए तो इमरान खान थे, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। तो 2018 में पाकिस्तान के आम चुनाव हुए। उसके बाद इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और कुछ समय के बाद बहुमत खो देने पर इमरान खान को सरकार गिरा दी गई थी। और उसके बाद में अगर देखते हैं कि जो 11 अप्रैल 2022 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी, उन्होंने 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो नवाज शरीफ के नेतृत्व में चल रही है। वर्तमान में जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ है। जो हम देखते हैं 1999 में जो नवाज शरीफ था
उसका भाई है शहबाज शरीफ। तो एक तो उसने 2013 के आसपास सरकार चलाई थी, लेकिन बाद में जाके उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ का, उसने 10 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद इमरान खान आया कुछ टाइम के लिए, और वापस कुछ टाइम बाद इमरान खान की सरकार गिरा दी गई, और गिराने के बाद में 23वें प्रधानमंत्री के रूप में 2022 से जो वर्तमान में जो वहाँ पे कार्यरत प्रधानमंत्री है वो है शहबाज शरीफ, और वो 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन आया तो कभी लोकतंत्र सरकारें आती रही है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के पीछे क्या कारण है? ये अपने जो देखते हैं, भारत में लोकतंत्र लंबे समय से कायम है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे कारण है कि उसकी वजह से वहाँ पे कभी लोकतांत्रिक सरकार आती है तो कभी जो लोग एक सैनिक शासन आ जाता है। उसमें है कि एक तो वहाँ की जो सेना है उसकी जो राजनीति के अंदर जो दखलंदाजी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ पे धार्मिक जो धर्मगुरु है या जो धार्मिक जो मौलवी वगैरह होते हैं उनकी भी सत्ता के अंदर हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है, और जो सरकार है उसका भी रहता है। इस तरीके से ये कुछ ऐसे वर्ग है वहाँ पे जो अभिजात वर्ग है उनका भी सत्ता के अंदर दखलंदाजी रहती है। इस तरीके से कुछ ऐसा त्रिकोण बनता है वहाँ पे कि जो सत्ता है वो कभी तो लोकतांत्रिक लोगों के पास में, चुनी हुई सरकारों के पास में आ जाती है, या कभी सत्ता है वो अलग अलग जो सैनिक होते हैं उनके पास में चली जाती है। तो लोकतंत्र वो वहाँ पे स्थायी नहीं रह पाता है। पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है, जिसे वो अपने फायदे के लिए निर्वाचित सरकारें गिराकर सैनिक शासन कायम कर देते हैं, तो कभी सैनिक शासन को वापस हटाकर वहाँ पे वापस निर्वाचित सरकारें कायम कर देते हैं। इस तरीके से जो सत्ता है वो किसी राजनीतिक पक्ष के पास में, या जो राजनीतिक जो क्षेत्र है उसके पास में एक तरह से देखा जाए उन लोगों के पास में नहीं होती है, क्योंकि सेना है उसका कार्य है देश की सुरक्षा करना, लेकिन वो राजनीति के अंदर भी हस्तक्षेप करती है। धर्मगुरु है उनका एक तरह से जो लोगों का कल्याण करना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, धार्मिक रूप से अगर नैतिक बनाना होता है, लेकिन वो भी सेना जो सरकार है या जो सत्ता है उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं, और जो अभिजन वर्ग है उनका भी लगातार इस क्षेत्र में हस्तक्षेप होता रहता है। इसलिए वहाँ पे जो कभी तो लोकतांत्रिक सरकार आ जाती है, कभी सैनिक शासन आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, क्यों लगभग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ में विवाद रहते हैं, इसलिए भी सैनिक शासन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। राजनीतिक दल भ्रष्ट है, जिससे यहाँ लंबे समय तक लोकतांत्रिक शासन नहीं चल पाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का पश्चिमी देश के अपने स्वार्थों के चलते सैनिक शासन के समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से डर है। तो मुख्य रूप से विश्वव्यापी इस्लामिक जो आतंकवाद है उसकी भय की वजह से जो अमेरिका है या पश्चिमी देश है वो सैनिक शासन उसको समर्थन नहीं देते हैं। कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के अपने हाथ न हो जाए, क्योंकि देखते हैं कि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और उसी के कुछ दिनों बाद में अगर देखा जाए तो 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। तो एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो एक तरह से विश्वव्यापी जो इस्लामिक जो आतंकवाद है उसकी भय की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में देखते हैं कि आतंकवाद के एक तरह से अड्डे के रूप में देखते हैं कि वर्तमान में एक तरह से जो आतंकवाद वगैरह है वो ज़्यादा प्रमोट करता है दुनिया में। इस तरीके से कि एक परमाणु संपन्न देश भी है पाकिस्तान, तो भय रहता है कि अगर यहाँ पे सैनिक शासन आ जाता है या जो सत्ता है वो किसी आतंकवादी के हाथ में चली जाएगी, तो जो भारत जो पाकिस्तान है उसमें परमाणु हथियार है उसकी वजह से दुनिया में कहीं जो नुकसान ना हो जाए, इसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका वो चिंतित रहता है कि यहाँ पे लोकतंत्र कायम रहे। अब देखो पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होने के कारण कि भाई वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो एक टाइम बाद में एक तरह से सैनिक शासन होता है उसके खिलाफ, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, वो वापस लोकतंत्र कायम कर लेते हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान में स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है जो लोकतंत्र के पक्ष को मजबूती से काम करती है। मतलब जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो एक तरह से देखा जाए कुछ हद तक, या एक तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जानी जो मीडिया है वो सरकार जैसे सैनिक तानाशाही वगैरह होते हैं, जो एक टाइम बाद में एक तरह से अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको याद आती है, तो वापस वो एक लोकतंत्र के समर्थन में माहौल बनाना शुरू कर दे। तो पाकिस्तान में मानवाधिकार आंदोलन काफ़ी मौजूद है। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं कि लगातार विवाद रहता है कुछ ना कुछ। उसमें जो सीमा विवाद रहता है, कश्मीर का विवाद था 1948 में, 48 और 49 के आसपास जो कश्मीर विवाद हुआ था, कबायली जो हमला हुआ था भारत में उस टाइम पे कश्मीर वाले इलाके में। जो सरकरी की विवाद है, जो गुजरात के पास में जो सीमा है उसमें जो एक सरकरी जो रेखा है उसको लेकर विवाद रहता है।
आतंकवादी जो समस्या रहती है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में, कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देना, जो पाकिस्तान है वो लगातार जो कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी जो संगठन होते हैं उनको उकसाता रहे, भड़काता रहता है भारत से अलग होने के नाम पे। भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति है कि लगातार हमने देखी युद्ध भी हुए हैं हमारे, उसमें देखा जाता है कि जो भारत का जो पहला युद्ध था 1947 और 48 के आसपास जो कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ 1965 में देखते हैं तो पाकिस्तानी आक्रमण हुआ था 1965 में देखते हैं, क्योंकि उससे पहले 1962 में हमने चीन के साथ में युद्ध किया था। और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में, बांग्लादेश संकट या बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान को हमने अलग करके एक नया देश बनवाया था उस टाइम पे बांग्लादेश के नाम से, तो 1971 में बांग्लादेश के नाम पे हमने युद्ध हुआ था। और चौथा जो युद्ध हुआ था 1999 में, जो कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए, लेकिन अभी भी कश्मीर का जो मुद्दा है वो अनसुलझा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी अभी भी बनी रहती है। भारत पाकिस्तान दोनों सफल परमाणु परीक्षण किया, तो देखते हैं 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। तो उसी टाइम पे अगर देखा जाए कुछ दिनों बाद में जो पाकिस्तान ने अपना जो परमाणु परीक्षण है वो चगताई की पहाड़ियों में किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया जो चगताई की पहाड़ियों में किया गया था। भारत और पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि दोनों देश है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर, कि जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में आपसी जो सहयोग है वो नहीं बन पाता। अब भारत जो पाकिस्तान पे लगातार आरोप लगाता रहता है कि पाकिस्तान ने भारत के छुपे तौर पर हिंसा की रणनीति जारी रखी, कि भारत एक तरह से देखा जाए कि भारत में जो आतंकवादी जो समस्या है लगातार जो कश्मीर में हो, चाहे आतंकवादी जो समस्या होती रहती है, जो आतंकवादी जो घटना है उसको पाकिस्तान के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो भारत है वो ये पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहता है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादियों को सुरक्षा देती है, उसे धन देती है, हथियार देती है और प्रशिक्षण देती है ताकि भारत में हिंसा बढ़के। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में 1985 से 1995 में खालिस्तान उग्रवादियों को हथियार दिए और गोले बारूदे दिए ताकि भारत से एक तरह से एक जो कुछ हिस्सा है वो भारत से स्वतंत्र करवा कर या अलग करवा के या भारत का विभाजन करवा दे किसी न किसी तरीके से। इस वजह से जो पंजाब वाला प्रांत है, जो खालिस्तानी समर्थक जो कुछ उग्रवादी जो संगठन है एक तरह से उसको बढ़ावा देता रहता है पाकिस्तान, ताकि वो भारत से उसे अलग करवा सके। उसकी मदद करता है, उसे हथियार देता है या फिर गोले बारूद या धन वगैरह देता सहायता करता रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसे IS है, आई कहते हैं, IS है, आई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाता है। इन कामों में संलग्न है। बांग्लादेश नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों को बढ़ावा देती है, कि भारत जो बांग्लादेश है नेपाल के गुप्त ठिकानों से जो पाकिस्तान है वो लगातार जो भारत के जो पूर्वोत्तर के जो हिस्सों जिसमें असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन हिस्सों में लगातार जो भारत विरोधी अभियान है उसको चलाता रहता है। अब ये कुछ आरोप है जो भारत है जो लगाता रहता है पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भी भारत में कुछ है, भारत के ऊपर कुछ विवाद के लिए जो आरोप लगाता रहता है। उसमें जो देखते हैं भारत अपने खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और जो बलूचिस्तान में जो समस्या है उसको भड़काता रहता है, क्योंकि सिंध और जो बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान से एक मतलब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो उन्हें एक स्वायत्त या अलग देश बना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान है या पाकिस्तानी आर्मी है उन लोगों की जो मानवाधिकार जो अधिकार होते हैं उनका शोषण करती है, हनन करती रहती है, वहाँ पे अत्याचार करती है उन लोगों का। इसकी वजह से ये क्षेत्र है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान आरोप लगाता है कि जो सिंध और जो बलूचिस्तान में जो समस्या है उसको जो भड़काता है वो भारत के द्वारा उसको भड़काने का काम किया जाता है, या भारत लगातार इस मुद्दे को उठाता रहता है। इसके बाद में देखते हैं कि नेपाल के बारे में देखते हैं, पाकिस्तान के बारे में देख लिया है। अगला जो देश है वो नेपाल है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल चारों ओर से अगर देखा जाए तो स्थल से घिरा हुआ देश है, एक भू आब्द देश है ये। नेपाल की 75% से अधिक जनसंख्या हिंदू है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल एक गरीब देश है और राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का मिला जुला रूप हमें नेपाल में देखने को मिलता है। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया, तो हमने पहले जो चर्चा करेंगे वो है जो नेपाल था वो पहले राजतंत्रात्मक था, उसके बाद में वहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ था। नेपाल एक हिंदू राज्य था, यहाँ कई वर्षों तक राजतंत्र रहा है। यहाँ की जनता और राजनीतिक पार्टी एक उत्तरदायी शासन की मांग उठा रहे थे। तो जनता थी वो या जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो भारत में भी उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे उसके खिलाफ में जो उत्तरदायी सरकार या जो आप प्रजामंडल के लिए जो आंदोलन चले थे
वो भी हमें नेपाल में भी देखने को मिलते हैं कि वहाँ की जो जनता थी, जो राजनीतिक जो पार्टियाँ थी, वो चाहती थी कि जो सरकार है वो उत्तरदायी बने, जो राजा है वो अपने जो अधिकार है वो कम करे। उसकी वजह से जनता ने उत्तरदायी शासन की मांग को उठाना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे राजा ने सेना की सहायता से शासन पर नियंत्रण बना लिया और जिससे यहाँ लोकतंत्र की राह है रुक गई। राजा था वो सेना को एक अपने साथ लेकर जो लोकतंत्र था उसको एक तरह से कमज़ोर कर दिया वहाँ पे, और वापस वहाँ पे राजतंत्र कायम था। लंबे समय से जनता ने लोकतंत्र चाहती थी, इसलिए जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया। राजा ने बाध्य होकर 1990 में लोकतंत्र, एक तरह से देखा जाए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली और सरकार का गठन हुआ। तो देखा जाए तो 1990 में जाकर राजा ने जो जनता की जो मांग थी, जो लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे, जो लोग लोकतंत्र के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, तो लोकतांत्रिक संविधान की जो बात थी वो 1990 में जाके राजा ने मान ली थी नेपाल की। फिर देखते हैं कि 1990 के दशक से नेपाल में माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे और राजा और सत्ताधारी वर्गों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो देखते हैं कि जो पास में जो चीन है, चीन के द्वारा जो माओवादी जो समर्थक जो लोग थे या जो विचारधारा के जो समर्थक लोग थे, उन्होंने भी अगर देखा जाए तो राजा और सत्ताधारी वर्गों के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इसके चलते राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक साइड थे राजा की सेना थी, दूसरे साइड में जो लोग थे लोकतंत्र के समर्थक थे, और तीसरे जो गुट था वो था माओवादियों का हिंसक जो गुट होता है, क्योंकि जो माओवादी होते हैं वो हिंसा में और क्रांति में विश्वास करते हैं। इस तरीके से वहाँ पे एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया था। एक तो एक साइड हो गए राजा, राजा अपना जो शक्ति थी वो अपने पास रखना चाहता। दूसरे साइड में लोकतंत्र समर्थक थे, वो चाहते थे कि जो शक्ति है वो जनता के पास में रहे, लोकतंत्र रहे यहाँ पे। और तीसरा जो गुट था वो माओवादी गुट था, जो क्रांति और आतंकवाद, एक तरह से देखा जाए तो हिंसा के माध्यम से सत्ता हासिल करना चाहता था। 2002 में आते आते राजा ने संसद को भंग कर दिया और नेपाल में लोकतंत्र था वो खत्म हो गया। क्योंकि देखते हैं 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान बनाया और उसके बाद में लोकतंत्र कायम हुआ था वहाँ पे। लेकिन 2002 के आते आते वहाँ पे वापस जो राजा था वहाँ का, उसने लोकतंत्र को वापस जो संसद थी वहाँ पे चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई लोगों की, उसको भंग कर दिया और वापस जो लोकतंत्र था वो खत्म हो गया वहाँ पे। 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद राजा ने लोकतंत्र के समर्थकों की बात मान ली और संसद को बहाल कर दिया। तो वहाँ पे देखा जाए तो 2006 में जो संसद भंग हुई थी, 2002 में जो संसद भंग हुई थी, उसे पुनः 2006 में उसे बहाल कर दिया गया। इस देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन ने किया था एक तो, और माओवादी लोगों ने किया था, और समाजवादी सामाजिक जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा किया गया था। तो याद रखना कि 2006 में जो लोकतंत्र बहाली के लिए जो वापस जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो एक तो 7 दलों के गठबंधन ने किया था। वो एक थे, उसमें माओवादी लोग थे, कुछ माओवादी जो समर्थक लोग थे, और एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन तीन प्रकार के गुटों ने मिलकर या 3 प्रकार के समूह ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 2008 में नेपाल में राजतंत्र, 2008 के अंदर एक तरह से देखा जाए तो नेपाल ने पूर्णतः राजतंत्र को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र गणराज्य बन गया। तो आज देखा जाए तो नेपाल एक तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो वहाँ पे 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 2015 में नेपाल एक नया संविधान बनाया और उसे लागू कर दिया। तो 2008 से एक तरह से जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई, क्योंकि नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था 2008 में, और 2015 में जाकर जो संविधान था नेपाल का वो तैयार हुआ और एक नया संविधान नेपाल का बनकर और उसे 2015 में क्या कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया था। अब भारत और नेपाल के जो संबंध है दक्षिण एशिया में, जो क्यों भारत और नेपाल दोनों पड़ोसी देश है एक दूसरे के, तो दोनों के बीच में कुछ चीज़ों पर सहमति है तो कुछ चीज़ों पर विवाद भी है। अब भारत और नेपाल के बीच में जो सहमति है वो किन किन चीज़ों को लेकर है। भारत और नेपाल हमेशा मधुर संबंध रहते हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ में सहयोगी व्यवहार करते हैं, बिना वीज़ा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आने और जाने की संधि कर रखी है कि दोनों ही देश के जो नागरिक है वो बिना किसी पासपोर्ट के एक दूसरे देश के अंदर आ जा सकते हैं। व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, भारत नेपाल में कई योजनाओं में मदद करता है। तो भारत लगातार अलग अलग क्षेत्र में नेपाल की मदद करता रहता है उस टाइम पे। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों देशों के मध्य में सहयोग है तो कुछ विवाद भी देखने को मिलते हैं। अतीत में व्यापार को लेकर मनमुटाव रहता है। चीन से नेपाल की दोस्ती को देखकर भारत की नाराजगी है। नेपाल है अगर चीन के करीब जाएगा तो भारत और चीन की वैसी नहीं बनती है, तो दोनों देश में नाराजगी का कारण बनता है। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ सरकार
कार्यवाही नहीं करती कि जो भारत के विरोधी जो तत्व होते हैं, भारत के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वहाँ नेपाल में, तो नेपाल की जो सरकार उन पर कार्यवाही नहीं करती। इस चीज़ को लेकर भारत है वो नेपाल से नाराज़ है। उसके बाद में देखते हैं अगला जो एक दोनों देशों के बीच में जो विवाद है, नेपाल का आरोप है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखलें देता है। और पांचवा जो पॉइंट है कि भारत उसकी नदी जल पन बिजली परियोजनाओं पर आंख गड़ाए कि भारत है तो उसकी नदी जो जल परियोजना है उसमें एक तरह से देखा जाए तो अपने फायदे के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। इस तरीके से नेपाल है वो भारत पे आरोप लगाता है कि भारत है वो उसकी जो नदी जल परियोजना है उसको लेकर एक तरह से देखा जाए तो अपने पक्ष में करना चाहता है। इस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में अगर देखा जाए भारत और नेपाल के बीच में कुछ चीज़ों पे लेके सहयोग है तो कुछ चीज़ों पे विवाद भी है। अगला जो देश है दक्षिण एशिया का, उसमें हम पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में। तीसरा हमारा जो देश है वो है बांग्लादेश। भारत के बंटवारे के बाद दो पाकिस्तान बनाए गए। एक तो जो पाकिस्तान बना था हम देखते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान था और एक जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान था। इस तरीके से पाकिस्तान है दो पाकिस्तान बने थे। फिर देखते हैं कि 1971 में क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वहाँ पे एक तरह से देखा जब वो बंगाली मुस्लिम थे तो उन लोगों को जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने से निम्न समझते थे। इस वजह से लेकर ये लोग थे वो नाराज़ थे लंबे समय से। और 1971 में हमें देखने को मिलता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने एक जो कुछ से ऐसे मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। और उस संघर्ष में भारत से सहायता मांगी थी और भारत ने सहायता दी और बाद में जाके 1971 में एक बांग्लादेश नामक देश बना था। तो मुख्य रूप से वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था 1971 से पहले, और 1971 के बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान था वो आगे जाके बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। एक पूर्वी पाकिस्तान था तो एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पहले 1947 तक 1971 तक अगर देखा जाए तो वो एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में या पाकिस्तान के एक पार्ट के रूप में था। भारत ने इसे स्वतंत्र कराया जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो 1971 में उस टाइम पे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उनके द्वारा एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया गया 1971 का। और उसमें एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे स्वायत्त और स्वतंत्र देश बनाने में भारत के उस टाइम पे बहुत बड़ा हाथ था उस टाइम पे। आज जिस स्वतंत्र देश को बांग्लादेश कहा जाता है एक समय पर वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। बंगाल और असम के हिस्सों को विभाजित करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था उस टाइम पे। क्योंकि देखते हैं कि जो पश्चिमी बंगाल हमारे पास है लेकिन उसका जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किया गया था और कुछ हिस्सा था वो असम से लिया गया था। इस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में उस टाइम पे कुछ हिस्सा तो बंगाल का था और कुछ असम का था। इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। पश्चिमी पाकिस्तान का यहाँ दबदबा दिखता है तथा जबरन यहाँ उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। क्योंकि ये लोग थे वो बंगाली बोलते थे लेकिन बांग्ला भाषा बोलते थे। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो इन लोगों पे उर्दू भाषा को यहाँ पे लागू करने या बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था यहाँ पे। तो 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीती पर न्यायोचित हिस्सेदारी नहीं मिली। क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो पार्टियाँ थी वो सरकार नहीं बना पाई। और 1970 के जो चुनाव हुए थे पाकिस्तान में उसमें शेख जो मुजीबुर रहमान जो मुख्य रूप से जो पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित थे और उनकी जो पार्टी थी वो अवामी लीग थी, उसने जाकर एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत ली और एक तरह से जो पश्चिमी पाकिस्तान की सीट की अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ जन संघर्ष छेड़ दिया। संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया और पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग की और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसकी वजह से जब उन्होंने पश्चिम पाकिस्तान की जो सरकार थी वह उस टाइम पे उसके खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ जो आंदोलन किया था या जो जन संघर्ष छेड़ा था उसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। यही है ख्यान की क्योंकि आप देखते हैं कि जो उस टाइम पे जो सैनिक अयूब खान के बाद में जो तानाशाह जो सैनिक जो जनरल था उसने जो सत्ता थी अपने पास ले रखी थी। जो यही खान था उसने 1971 में जो पाकिस्तान की तरफ से जो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति था वो यही खान था जो एक सेना का अधिकारी था।
उसने जो सत्ता था उस पर कब्जा कर रखा था। बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिशें की और हजारों लोगों पाकिस्तान की सेना हाथों मारे गए। बड़ी संख्या में लोग भारत में पलायन कर गए। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन कर दिया और वित्तीय और सैनिक सहायता दी, क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारत में आने शुरू हुए। उसकी वजह से भारत की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने लगी। उसकी वजह से हमने क्या किया कि उस टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे या जो अवामी लीग थी उसको वित्तीय सहायता और सैनिक सहायता देने के लिए सहमत हो गए थे। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत जीत गए और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण किया। तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ वो 1971 में हुआ है। बांग्लादेश में प्रशासन अगर देखते हैं कि बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया तो उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश से घोषित किया था शुरू में। 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन किया, क्योंकि 71 में बना और 75 में वापस जो संविधान बना था इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके वहाँ पे जो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था थी, संसदीय प्रणाली थी, उसको चेंज कर दिया गया। उसकी जगह एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू की गई थी। क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो देखा जाए तो जो विधायिका है उसी से कार्यपालिका का निर्माण होता है। विधायिका है और कार्यपालिका के एक तरह से सहयोगी संबंध होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अगर देखा जाए तो सर्व जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो विधायिका होती है इसमें से कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो सरकार के दो अंगों कार्यपालिका और जो विधायिका है वो दोनों अलग अलग होती है। इस तरीके से जो संसदीय शासन प्रणाली थी अब 75 में संशोधन कर शेख मुजीब ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कायम की थी। तो पहले संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी शुरुआत में, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में 75 में संशोधन हुआ और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली गई शेख मुजीब के द्वारा। अवामी लीग को छोड़कर अन्य पार्टियों को समाप्त किया। इसमें तनाव और संघर्ष का माहौल बना था, क्योंकि जो मुजीब रहमान थे उन्होंने बाकी जो पार्टियां थी उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से इस देश में जो बांग्लादेश का जो हिस्सा था उसमें तनाव और संघर्ष का माहौल बना। सेना ने बगावत कर दिया और शेख मुजीब की सेना के हाथों मौत हो गई। जो शेख मुजीब था वो सेना के हाथों मारा गया। नए सैनिक जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। जियाउर रहमान ने 1979 का चुनाव जीते और फिर इनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो एक तरह से देखा जाए पहले जो सैनिक तानाशाह थे, एक तरह जो सैनिक शासन था, जियाउर रहमान उसने एक पार्टी बनाई और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से, और एक तरह से स्वतंत्र रूप से या एक तरह से देखा जाए निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ा और 1979 में उन्हें जीत हासिल हुई। लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी। जैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, इसके बाद में शेख जियाउर रहमान की भी हत्या हो गई थी। एक बार फिर सैनिक शासन कायम हुआ और जो बांग्लादेश में जो तीसरा जो सैन्य शासन आया वो आया जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में। जनता छात्रों इनके खिलाफ आंदोलन किया और जिसे 1990 में इन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जनरल HM इरशाद के हाथों एक तरह से देखा जाए सत्ता थी उसके हाथ में आ गई। उसकी वजह से जो जनता थी या छात्र थे उन्हें आंदोलन करना पड़ा और 1990 में इन्हें पद छोड़ने के लिए एक तरह से तैयार होना पड़ा। 1991 में चुनाव के बाद यहाँ लोकतंत्र कायम हुआ और बहुदलीय व्यवस्था कायम हुई। जो एक तरह से जो मुजीबुर रहमान ने 1975 में जो संशोधन किया था उसके माध्यम से जो बांग्लादेश में जो अवामी लीग के अलावा जितनी भी पार्टियां थी उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन सभी पार्टियों को 1991 में वापस बहुदलीय व्यवस्था की कायम की गई थी यहाँ पे। और 1991 में अगर देखा जाए तो चुनाव में वहाँ पे वापस बहुदलीय व्यवस्था कायम हुई और वहाँ से अनेक पार्टियां थी उन्होंने चुनाव भी लड़ा उस टाइम पे। अब देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति तथा विवाद के मुद्दे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ मुद्दों पे सहमति है तो कुछ चीज़ों पे लेकर विवाद भी दोनों देशों के बीच में। अब देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो सहमति है वो किन चीज़ों को लेकर है। आर्थिक संबंध मजबूत हुए। बांग्लादेश भारत के पूर्वी अचलों की नीति का हिस्सा है, क्योंकि भारत ने एक 1991 और 1992 के आसपास में अगर देखा जाए तो भारत ने एक नीति जारी की थी जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉलिसी थी इसमें जो पूर्वी जो देश थे, पूर्वी जितने भी जो भारत के जो पूर्वी में जो देश है उनसे संबंध थे वो सुधारने थे। अब जो रिश्ते थे उनसे सामान्य करने थे, जो भी विवाद है उनको समाप्त किया गया। इस तरीके से भारत ने 1991 और 92 में एक पॉलिसी लॉन्च की जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी
के नाम से जाना जाता है, जो 2014 के बाद में देखते हैं तो एक नए रूप में भी देखने को मिलती है। अब इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब ये पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानी जाती है 2014 से। उस टाइम पे 1991 और 92 उस टाइम पे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो भारत की एक जो नीति है पूर्वांचलों की नीति, उसका भी एक तरह से हिस्सेदार है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर सहयोग करते हैं दोनों देश, व्यापार में बढ़ोतरी, दोनों देश एक दूसरे के साथ में व्यापारिक संबंध भी है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर दोनों देशों के मध्य विभेद भी है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर जल की हिस्सेदारी उसको लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद है। तो मुख्य रूप से भारत और जो बांग्लादेश है उन दोनों के बीच में नदी विवाद भी, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। भारत में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, क्योंकि भारत के आसपास जो बॉर्डर है वो इतना, जो त्रिपुरा हो या पश्चिम बंगाल वाला जो बॉर्डर है, उससे जो कई अवैध जो बांग्लादेशी है वो भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो विवाद का कारण रहता है। भारत विरोधी कट्टर इस्लामिक जमातों को समर्थन, कि जो बांग्लादेश में जो कट्टर भारत विरोधी जो इस्लामिक जो संगठन है उनको बांग्लादेश के माने प्रतिबंधित नहीं किया जाता। म्यांमार को बांग्लादेश के रास्ते से प्राकृतिक गैस का निर्यात ना होने देना, क्योंकि बांग्लादेश है वो एक तरह से इस तरीके से है कि जो भारत के जो पूर्वोत्तर के हिस्से है, तो बीच में बांग्लादेश जो म्यांमार का जो हिस्सा है वहाँ तक अगर प्राकृतिक जो गैस है उसका अगर देखते हैं तो निर्यात करते हैं, तो म्यांमार जो बांग्लादेश है वो अपने अंदर से जो अपने जो सीमा क्षेत्र उसे रास्ता नहीं देता है और भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए रोकता है। जो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम देखते हैं जो पूर्वोत्तर के जो हिस्से है उसमें जाना है तो एक पास के माने देखते हैं तो बांग्लादेश है, तो इस साइड से जाए तो आसान रहता है, नज़दीक भी है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो जो वायुसेना है अपने पूर्वोत्तर में, उसको जो सेना भारतीय सेना है चाहे थल सेना है उसको अपने यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। इसको लेकर भी बांग्लादेश के साथ भारत के विवाद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी है जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, देख लेते, सीमित कर लेते हैं आज। बस 2 देश और है, श्रीलंका और मालदीव के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो अगला जो देश है वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ में देखते हैं कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, अपने से लगभग 1 साल बाद में आज़ाद हुआ। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिलोन है। आज़ादी के बाद से सफल लोकतंत्र कायम है। मूल निवासी है वो सिहेली के नाम से जाने जाते हैं। समस्या है मुख्य रूप से अगर देखा जाए इस जो श्रीलंका में जो मुख्य समस्या वो है जातीय संघर्ष है, क्यों इसमें जो एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग जो सिहेली है ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और कुछ लोग जो भारत से अंग्रेजी शासन के समय वहाँ पे गए थे, चाय के बागानों में काम करने के लिए जो तमिल लोग थे वो वहाँ पे गए थे, इसलिए कि वहाँ पे तमिल और जो सिहेली है उनके बीच में जातीय संघर्ष का मामला रहता है। तो दोनों ही जो जाति है उनके बीच में संघर्ष रहता है तमिल और सिहेली में। तो पहले ये जातीय संघर्ष की समस्या अगर देखा जाए तो भारत के तमिल लोग जो ब्रिटिश शासन के समय श्रीलंका जा बसे थे उनका विरोध वहाँ के मूल निवासी जो सिहेली लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि जो तमिल है वो क्या है कि उस टाइम पे जो अंग्रेज थे उस टाइम पे कि श्रीलंका में चाय के जो बागान होते थे उनमें काम करने के लिए बड़े स्तर पे भारत से जो वर्कर थे वो श्रीलंका गए थे, और वो देखते देखते वहीं पे धीरे धीरे बसने शुरू हो गए। इसकी वजह से जो सिहेली लोग हैं वो जो तमिल लोगों से अपने यहाँ एक तरह से समान जो बराबर जो अधिकार है सरकार में बराबर जो भागीदारी है वो नहीं देते और अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। सिहेली लोग कहते हैं कि श्रीलंका केवल उनका है, तमिल को वह कोई रियायतें नहीं देना चाहते। 1983 में तमिलों के संगठन एक 1983 के मायने जो एक संगठन बना था उस टाइम पहले, जिसका नाम है लिट्टे। जो तमिल लोग हैं उन्होंने एक संगठन तैयार किया जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष चला, और इसी संघर्ष में अगर देखा जाए तो तमिल इलम तमिलों के लिए एक श्रीलंका की एक अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ये जो संगठन था वो श्रीलंका से एक तरह से अलग करके जो अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि श्रीलंका के बसे जो तमिल है उनकी रक्षा की जाए। तो भारत में जितने भी तमिल लोग हैं, समर्थक लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो भारत की जो सरकार है वो जो श्रीलंका में जो तमिल है उनकी मदद करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत के भी प्रयास किए थे।
1987 में इसी प्रयास का परिणाम था कि राजीव गांधी के समय श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी, जो लिट्टे से संघर्ष में फंस गई और बिना लक्ष्य हासिल किया। अगर देखा जाए तो वीपी सिंह की सरकार आई थी 1989 में, तो उसे वापस बुलाना पड़ा। तो 1987 में भारत की तरफ से वहाँ पे श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए एक तरह से भारत की जो सेना थी वो श्रीलंका गई थी, जिसे शांति सेना के नाम से जाना जाता है। और 1989 में फिर वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो वापस बुलाना पड़ा। श्रीलंका की जनता ने भी पसंद नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका की जनता चाहती थी कि ये जो उनके देश में अंदरूनी जो हस्तक्षेप हो रहा है तो ये गलत है, और जो अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। वो लिट्टे ने सोचा कि ये जो है भारत ने एक तरह से हमें बिना बताए श्रीलंका के साथ में जो समझौता किया है यहाँ पे शांति कायम करने का, वो गलत है। श्रीलंका की जनता ने भी इसे पसंद नहीं किया, और स्कैंडिनेवियन देशों जिसमें नॉर्वे और आइसलैंड दोनों देशों के बीच से समझौता कराया। भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद था, इस चीज़ को लेकर जो विवाद हुआ सेना भेजने के बाद में, उसकी वजह से स्कैंडिनेवियन जो देश थे नॉर्वे और आइसलैंड, दोनों देशों ने भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता करवाया था। श्रीलंका की स्थिति देखते हैं तो श्रीलंका की आर्थिक जो वृद्धि है वो अच्छी है। जो श्रीलंका में जनसंख्या पर नियंत्रण जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी भारत से बहुत ज़्यादा है। ऐसा करने वाला श्रीलंका विकासशील देशों में प्रथम है। तो विकासशील देशों में अगर देखा जाए, जो डेवलपिंग जो जितनी भी कंट्री है उनमें जो श्रीलंका वो बहुत अच्छी स्थिति में है। अर्थव्यवस्था का सबसे पहले जिस देश ने अगर उदारीकरण किया था भारत के आसपास में, जो उस देश में जो सबसे पहले जिसने उदारीकरण किया था वो श्रीलंका है। तो अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण भी श्रीलंका ने किया। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद तथा सहमति के मुद्दे, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ मुद्दों पे लेकर सहमति है तो कुछ चीज़ों पे विवाद भी है। जैसे मुक्त व्यापार समझौता कर रखा दोनों देशों ने, मित्रता की संधि कर रखी है। श्रीलंका में सुनामी के दौरान भारत ने मदद की थी। श्रीलंका में शांति सेना वापस बुलाई। अब देखते हैं कुछ विवाद है जिसमें तमिल लोगों का मुद्दा है, तमिल द्वारा अलग देश की मांग करना, लिट्टे का संघर्ष है, 1987 में सेना भेजना। ये कुछ चीज़ें जो भारत और जो श्रीलंका है उसके मध्य विवाद का विषय रहती है। अंदरूनी दखलंदाजी, क्योंकि श्रीलंका भारत में ये भी आरोप लगाता है कि जो भारत है उसके द्वारा एक तरह से देखा जाए तो दखलंदाजी की जाती है जो श्रीलंका की अंदरूनी जो राजनीति है उसमें। अब है अगला जो देश है वो है मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव ने 1968 तक अगर देखा जाए तो सल्तनत काल है, यह सल्तनत हुआ करता था। 1968 तक अगर देखा जाए तो वहाँ पे सल्तनत कायम थी, लेकिन 1968 में एक गणराज्य बना, गणतंत्र बना और अपने आप को स्वतंत्र किया। और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना गई, क्योंकि शासन की अलग अलग प्रणालियाँ देखते हैं, इसमें दो मुख्य होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में जो व्यवस्था है वो है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें प्रधानमंत्री होता है वो सर्वोच्च होता है, और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च होता है। इस तरीके से 1968 में ये जो मालदीव था वो एक गणतंत्र देश बना, और वहाँ पे जो शासन प्रणाली अपनाई गई थी वो थी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और कब अपनाई गई थी? 1968 में, क्योंकि 68 से पहले अगर देखा जाए तो मालदीव था वो एक सल्तनत हुआ करता था। 2005 के जून महीने में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। तो 2005 में यहाँ पे बहुदलीय जो प्रणाली थी, जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, तो उनको भी अलग अलग जो पार्टी थी उनको पार्टी बनाने की भी छूट दी गई और चुनाव लड़ने की भी छूट दी गई थी, जिसमें एमडीपी यहाँ की मुख्य पार्टी थी जिसका यहाँ की राजनीति में दबदबा था। जैसे एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जाना जाता है। एमडीपी पार्टी थी उसने एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से भारत में शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा था, उस तरीके से एमडीपी जो पार्टी थी उसका मालदीवियन जो राजनीति थी उसमें बहुत ज़्यादा दबदबा था। 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। एमडीपी के अलावा जो बाकी राजनीतिक दल थे उन्हें भी 2005 में मान्यता दे दी गई थी। भारत और मालदीव के संबंध, 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने मालदीव में हमला कर दिया। उस टाइम पे भारत ने जो मालदीव था उसमें जो तख्ता पलट होने वाला था, सैनिक जो तख्ता पलट होने वाला था, उस समय अगर देखा जाए कठिन जो परिस्थितियाँ थी उस टाइम पे मालदीव में, उस समय भारत ने मालदीव की मदद की थी। मालदीव ने भारत से मदद मांगी, भारत ने तुरंत मालदीव की रक्षा के लिए सेना भेज दी थी।
भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। इस तरीके से दोनों ही जो देश है वो एक दूसरे के साथ में सहयोग भी करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा जो एक चैप्टर था, हमने प्रयास किया कि एक वीडियो के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी हम प्रयास करेंगे कि जो आपका जो रिवीजन करवा दिया जाए, क्योंकि आपने पहले जो चीज़ें हैं वो पढ़ रखी है। अब क्योंकि अगर रिवीजन हो जाता है तो वापस वो चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएगी, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो हमने इस तरीके से समकालीन विश्व राजनीति थी, उसका जो थर्ड जो चैप्टर था, जिसमें समकालीन दक्षिणी एशिया वाला हिस्सा था, उसमें मुख्य रूप से 7 देशों के बारे में देखा और उन 7 देशों की जो राजनीति थी और किस तरीके से आपसी जो संबंध थे उनके बारे में चर्चा की। इस तरीके से हमारा जो 3 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लगातार हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़े रहिए, क्योंकि हम जो वीडियो है इसके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी लिंक जो है ऐड कर देंगे, और आप वहाँ पे जाके आप वहाँ से ऐड हो सकते हो इसमें, क्योंकि हमारे द्वारा जो ये जो PDF है वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको एक तरह से जो प्रैक्टिस है वो करने में आसानी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।